Hi, my name is Akanksha Malik. I am a psychologist and a grooming expert. Today, we are going to do this lecture on how you can master your first impression. Now, what do we understand with master your first impression? इसको अगर हम break करके देखें, तो first impression, when somebody sees you, कोई आपको देखता है, तो एक perception आपके बारे में draw करता है within first 10-20 seconds. Now, अगर आप किसी को देख रहे हो, you just meeting somebody for the first time, what are the few things you would notice initially? आप देखोगे कि उनका आई कांटेक्ट कैसा है, व्हाट इज देयर बॉडी लैंग्वेज, हाउ कॉन्फिडेंट डू दे लुक, उनकी एनर्जी कैसी है, आर दे एक्साइटेड, आर दे रिलैक्स्ड, आर दे चिल्ड आउट. आप उनका एनर्जी नोटिस करोगे, उन्होंने कैसे कपड़े पहने, हाउ दे आर ड्रेस्ड, यू विल नोटिस दैट. सो उन सारी चीज़ों के बेसिस पे एक आदमी इंप्रेशन फॉर्म करता है. व्हेन यू सी समबडी या कोई आपको देखे तो हम एक परसेप्शन बनाते हैं अबाउट द अदर पर्सन. How we can excel that, how we can target that impression looks nicer. अगर कोई भी हमारे पर्सनालिटी को देखे तो they should be drawn towards us. उस चीज़ को मास्टर करने के लिए ये हमारा आज का लेक्चर है. एंड we will focus on हम अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं एंड ये हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में कैसे हेल्प करेगा. So this section is basically divided into 3 parts, जिसमें हम पहले इनर वर्क करेंगे कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम इंटरनली कैसा महसूस करते हैं. देन सेकंड पार्ट वुड बी हम बाहर से कैसे नज़र आ रहे हैं. अगर हम अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे तो ही हम बाहर से उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे. लेट्स सपोज समबडी इज वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप एंड वेरी नाइसली ग्रूम्ड बट दे लैक कॉन्फिडेंस विच कम्स इन द साइकोलॉजी डोमेन. तो अगर वो चीज़ लैक करेगी तो नो मैटर हाउ नाइस ऑफ अ लुकिंग पर्सनैलिटी होगी, बट डिस्पाइट अगर उनके दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड firm with their personality, it would not match and complement each other. तो अगर हमें अपना फर्स्ट इम्प्रेशन मास्टर करना है, हमें दोनों चीज़ पे ध्यान देना है. फर्स्ट इज दैट वी शुड बी कॉन्फिडेंट विद इन आवर सेल्स. हाउ डू वी सी आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम कैसी है, हम अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, वो सब रिफ्लेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट में. सो पहले हम इनर वर्क पे काम करेंगे विच इज़ द साइकोलॉजी डोमेन, एंड देन वील वर्क ऑन आउटर पर्सोना कि हम अपने आप को बाहर से कैसे ग्रूम कर सकते हैं. द थर्ड पार्ट वुड बी ग्रूमिंग के लिए what all things do we need, what all things we can work on, like basic touch up, how you can neatly tie your hair, what clothes suits what body type and personality. So we'll focus on all these 3. Then comes the first part, साइकोलॉजी बेस्ड इनर वर्क. हम अपने अंदर के ऊपर काम करेंगे. वी विल वर्क ऑन आवर इनर सेल्फ, हमारी साइकोलॉजी कैसी है, हाउ डू वी सी आवर सेल्फ. सो फॉर दैट फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टेकन इज सेल्फ इमेज वर्सेस सेल्फ एस्टीम. सेल्फ इमेज होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारी अपने आप की इमेज कैसी है, हाउ डू वी सी आवर सेल्फ. दुनिया हमें कैसे देखती है दैट सेकेंडरी, बट हाउ व्हेन आई लुक इन अ मिरर हाउ डू आई सी माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज, राइट. देन सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम होता है कि हम अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं. नाउ self esteem can be high, can be low. If there are students of psychology or studied psychology, they would know self esteem कितना important role play करता है. People with high self esteem, who means they value themselves really way much, tend to excel more. They end up being more confident people. And जिनका self esteem low होता है, no matter how achieving they are in their careers, वो कितना भी अच्छा excel कर रहे हो, बट देन उनकी पर्सनालिटी में एक डर जैसा फैक्टर होता है. एक कुछ भी चीज़ नई ट्राई करने से पहले उनको डर लगता है. दैट इज सेल्फ एस्टीम का लो होना, राइट. सो सेल्फ इमेज, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं. लेट्स सपोज मैं अपने मिरर में जब अपने आप को देख रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई एम लुकिंग एट माई ओन सेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट डू आई फील. मैं कितना अपने आप को शीशे में देख के अपने आप से कितना कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ, मेरी सेल्फ इमेज कैसी है, राइट.
सेल्फ एस्टीम वुड बी कि मैं अपने आप को कितना वैल्यू कर रही हूँ. देन कम्स द पर्सनैलिटी टाइप्स एंड स्ट्रेंथ. सो यहाँ पर हमने एक पर्सनैलिटी टेस्ट लिया है विच इज कॉल्ड ओशन, दैट इज बाय बिग 5, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिग 5. मैकग्रिल का टेस्ट है वो. सो वो कहता है कि पर्सनैलिटी इज divided into 5 types, right? One is openness to experience, ये इसमें high and low रहेगा. Second is conscientiousness, third is extraversion, fourth is agreeableness and fifth is neuroticism. नाउ मैं इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी. पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है जो हम जिसमें क्वेश्चनर्स होंगे. जब हम उस क्वेश्चंस को फिल करते हैं तो हमारे पास ये 5 पैरामीटर्स पे रिजल्ट निकल के आते हैं. जब हम स्कोरिंग करते हैं दीज 5 पैरामीटर्स विल बी देयर. उसमें हमें 10 में से स्कोरिंग मिलेगी, या तो ये हाई होगा या ये लो होगा. 0 to 5 इज द स्केल. उसमें जितना ज़्यादा हम टूवर्ड्स 5 यू विल बी, उतना ज़्यादा हम इन चीज़ों में हाई होंगे. और जितना 0 की तरफ स्कोरिंग आएगा उतना हम इन चीज़ों में लो होंगे. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस? ओपननेस टू एक्सपीरियंस मीन्स, एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, हम कितने ओपन हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए. कुछ लोगों को नए एक्सपीरियंसेस से बहुत घबराहट महसूस होती है. जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस लेक्चर. सो आप, if we talk about anybody के come join, give a lecture, talk about it. Some people would fear resistance. Some people would feel, no matter how knowledgeable they are, but then the confidence to walk in, the courage to do something like that, that decides, your openness to experience decides that. अगर आप हाई की टूवर्ड्स हो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, देन chances are that you will be more creative, you will be curious, and you're open to new ideas, right? Conscientiousness is basically you're conscious, how consciously you do a decision, make a decision or do a task. That comes under conscientiousness. Anybody who is high on conscientiousness would naturally they'll be more organized, they'll be more disciplined, and they'll be more responsible people. How do we say that? Because जब आप high होते हो conscientiousness, which is basically आपकी conscious क्या कहता है, जब आप कॉन्शियस होते हो किसी भी एक्शन को करने के लिए या किसी भी एक्टिविटी में इनरोल करने के लिए अपने आप को, दैट ऑटोमेटिकली सेज दैट यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड बिकॉज आपका कॉन्शियस इज हाई, राइट. द थर्ड इज एक्स्ट्रावर्जन. नाउ एक्स्ट्रावर्जन is the opposite of introversion. Introversion and extroversion. Introvert are the people who stay within themselves. So anybody scoring low on extraversion will be more towards introversion, right? वो अपने अंदर रहते हैं. They're not very open about things. They're not very expressive, right? And they would not have a lot of friends at the same time. When extraversion is high, extraversion जब high होता है, they are more social people, they are more outgoing, they're more energetic and they're more expressive. वो अपनी feelings के बारे में ज़्यादा खुल के बात कर पाते हैं. They gel well with people very quickly. And extraversion पे जो लोग high होते हैं वो they're more socially palatable. उनके बहुत सारे friends, you will see कि जो भी there would be people in the class who would be, get friends easily and have a lot of friends. They're generally towards the extroversion side. Then comes agreeableness. Agreeableness refers to कि आप कितना अपने आप एडजस्ट कर जाते हो किसी सिचुएशन में, आप कितने ओपन हो. सो पीपल हु आर हाई ऑन अग्रीएबलनेस, आप कितनी जल्दी मान जाते हो औरों की चीज़ों पे, या तो आप अग्री कर जाते हो या आप अग्री होने की टेंडेंसी रखते हो. तो अगर आप हाई हो अग्रीएबलनेस पे, दीज पीपल आर टेंड टू बी मोर काइंड, दे आर कोऑपरेटिव एंड दे आर एम्पैथेटिक. नाउ व्हेन वी से अग्रीएबलनेस, आप दूसरे की चीज़ से तभी अग्री करोगे जब आपको लगेगा दैट
whatever what they have to bring on the table resonates with you, or you have more empathy. आप उनके साथ उनके shoes में step करके you can try and imagine the situation and you're more empathetic towards them. So if you're high on agreeableness, यानी कि आप दूसरे की बात से जल्दी अग्री करते हो, या फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में, then they are more towards kind, cooperative, and empathetic people. Now comes the neuroticism. Now, neuroticism basically means we all have certain level of madness within us. Not that I am saying we are crazy, but any individual you take would have some level of neuroticism. Why is that? Because any action you do, आप कुछ भी काम करते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा madness to lead that नहीं है, तो वो drive नहीं बचेगी. Let's suppose like people who would be less on neuroticism will not be very emotional, will not be vulnerable, and they will be restricted in their own personality. Wherein neuroticism high भी नहीं होना चाहिए, because जितना कुछ certain level of madness has to be there to to thrive in life. आपको कुछ ना कुछ neuroticism, I think जितना mediocre level पे neuroticism lie करता है, उतना it is good for a personality to be. Neuroticism बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, because then that kills the drive to do things. But at the same time, neuroticism बहुत high भी नहीं होना चाहिए, because then it leads to sensitivity to emotions and anxiety and being moody, because certain level of madness is required. But if madness does not exist completely, that is also not good, because then you are insensitive towards people. You are not able to have that drive and that spark to move forward in life and to try out different things and be open to the other changes. Whereas neuroticism अगर बहुत ज़्यादा high होगा, वो बिल्कुल पागलपन की स्टेज होगी. तो वो इतना भी neuroticism high नहीं होना चाहिए कि वो आपकी ही personality को hamper करे. So all these 5 are the 5 types and strengths of a personality. हर personality के अंदर कहीं ना कहीं हर individual इन 5 चीज़ के ऊपर lie करेगा. कम से ज़्यादा या मॉडरेट हो सकती है, बट एक पर्सनालिटी को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. राइट. देन इन्हीं पर्सनालिटी की टाइप्स एंड स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं. नाउ समबडी ट्रेट, लेट्स टेक अ ट्रेट हाई ऑन ओपननेस. जो हाई ऑन ओपननेस पे होगा, these people जिनका ये high on openness होगा, they will be, उनकी strength क्या है? They are more creative, they are more imaginative. How do we say that? क्योंकि जिस बंदे में tendency होगी नई चीज़ try करने की, change के लिए adaptive होगा वो. कुछ लोग होते हैं बहुत restrictive कि जल्दी change accept नहीं कर पाते. कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं new experiences in life, that gives them, there is a constant thrill they look forward for. So those people tend to be more creative and imaginative, because they can think of consequences without actually being in the consequences itself, in the situation itself. So these people tend to be more creative, more imaginative, and इनका career relevance क्या? अगर आप ज़्यादा creative हो, imaginative हो, definitely designing is a good career, writing would be a good career direction for them, and मार्केटिंग वाली चीज़ों में भी आपको हाई ऑन ओपननेस होना पड़ेगा, बिकॉज आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस you'll have to be a participant in that, right? Then comes high conscientiousness. High conscientiousness जो लोग होते हैं इसमें जिनका हाई आता है, they are more reliable and more focused. Now again, conscientiousness refers to the consciousness of a person. Anybody who would be high on that will be more reliable. Reliable से क्या मतलब है? कि उन पे भरोसा किया जा सकता है. More focused, they are more goal oriented, and career relevance for them would be, they can be good leaders because they are conscious of their actions and efforts. So naturally these people are good at leading other people around. They can be good leaders, and
They can be good managers. Now you give them a task और वो उसको बहुत अच्छे से manage कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि they're very aware of what actions they're actually doing. Then comes high extraversion. Extraversion again refers to आप कितने social हो. So जो लोग social है उनके लिए there would be more, उनकी strength क्या होगी, that बहुत energetic होंगे. They will be more social, more outgoing, open to different experiences, and very good for them would be sales के career relevance. Sales में जा सकते हैं, HR में जा सकते हैं, human resource management and public speaking. Naturally जिसका high on openness होगा वो high on extraversion पे भी होगा. Extraversion and openness are interrelated. जो बंदा low on openness होगा वो यहाँ पर भी extraversion पे low की तरफ, they are directly correlated. Right? अगर openness high है तो extraversion भी high होगी. So this and this can be clubbed together. People who are high on openness and extraversion can naturally be good designer, writer, marketers, and they can go into sales, HR, and public speaking. Then comes high agreeableness. Now this is very important when you are in an office setup, or even when you are working, you are in doing projects together, you're working in a team. तो agreeableness वहाँ सबसे ज़्यादा matter करती है. So these people would be kind and cooperative, and इनको जो career suit करता है वो है teamwork, टीचिंग, काउंसलिंग, बिकॉज ये वो एरियाज है लाइफ के या वो एरियाज है करियर के जहाँ आपको दूसरे के सिचुएशन से सहमति रखनी पड़ेगी. यू हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दूसरे बंदा कहाँ से, क्या उनका व्यू पॉइंट है, एंड हाउ योर व्यू पॉइंट एंड देयर व्यू पॉइंट कैन कम टुगेदर. यू हैव टू फाइंड अ ब्रिज. लेट्स सपोज एक बंदा का व्यू पॉइंट किसी चीज को लेके बिल्कुल अलग है, the other person have a completely different viewpoint. Now इसका और इस बंदे का viewpoint एक middle path पे आने के लिए, because we are working on a project together, ठीक है, क्लास में 2 बच्चे हैं वो एक ही project पे काम कर रहे हैं. Agreeableness has to be high, because अगर आप दोनों के opinion बिल्कुल different है then आप align होके एक ही चीज़ पे काम नहीं कर पाओगे. तो अगर आप, और फिर वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है. तो अगर आप थोड़ा अग्रीएबलनेस पे हाई रहते हो तो आप दूसरे की बात से जल्दी अग्री कर जाओगे एंड सहमति वुड बी मोर योर. देन कम न्यूरोटिसिज्म. नाउ जो लोग थोड़े हाई न्यूरोटिसिज्म इज दैट nobody should have high neuroticism because that leads to madness, right? But certain level of madness is required. So people who fall towards the lower side of neuroticism would be more emotionally stable. Now जितना neuroticism high होगा, neuroticism also called पागलपन, जितना neuroticism high होगा उतना emotionally unstable होगा आदमी, and जितना neuroticism low की तरफ जाएगा उतना more emotionally stable होगा. Now these people can handle emotional pressure really well, or any sort of pressure when it comes to work and any situation जिनमें उनको pressured या burden filled होता है. जिनका neuroticism towards low रहेगा, they can handle the pressure nicely. Now जिनका high conscientiousness होगा उनका लो न्यूरोटिसिज्म. नाउ कंसाइंटियसनेस एंड न्यूरोटिसिज्म आर इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर. अगर ये हाई है तो ये नेचुरली लो होगा. क्यों? अगर कोई बहुत रिलायबल है, फोकस्ड है, तो वो इमोशंस में नहीं बहेगा, राइट? इमोशंस इट्स ओवर पावर नहीं करेंगे. नाउ अगर किसी का न्यूरोटिसिज्म बहुत हाई है तो उसकी कंसाइंटियसनेस लो आएगी. सो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद ईच अदर. नाउ वी टॉक अबाउट these 5 traits we spoke. The third was confidence building. अभी हमने बात करी, the first thing we spoke about was the 3 domains: inner work, outer work, and then things we can do about grooming our personality. Then we had inner work. तो inner work में हमने सबसे पहले self image और self esteem कवर किया, जिसमें हम अपने personality को self
कैसे देखते हैं और कितना हम अपने आप को वैल्यू करते हैं, दैट थिंग वी स्टडीड. देन वी वेंट ऑन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, के पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है. एंड मैकवेल के टेस्ट के बाद वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड, उन पांचों स्केल पे हम कितने हाई लो स्टैंड करते हैं. देन कम्स confidence building. Now, confidence building is very important as part of your career development. Why? Because even if you are average looking, but the moment you walk into a room and your personality is, you're confident, you walk with a good body posture, you sit straight, you're focused, that reflects your confidence. And confidence always speaks louder than anything else, be it physical, be it your presence, be it anything. No matter how much effort you've put in looking good, but if you're not confident within, then that will really hamper your personality. अब 24 घंटे तो कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता है, राइट? कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू इवेंचुअली बिल्ड. नोबडी इज बॉर्न विद कॉन्फिडेंस. इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. आपको हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते रहना पड़ता है, राइट? सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की एक एक्टिविटी, अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. कॉन्फिडेंस को हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं? नाउ लेट्स सपोज, लेट्स जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ हमें बहुत लो फील हुआ हो, या कुछ भी टास्क करने से पहले कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो उसको करने का. मुझे लग रहा है कि मुझे ये टास्क करना है. लेट्स जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ मुझे कुछ काम करना था. पास्ट में कोई सिचुएशन हुआ हो जहाँ कुछ काम को करने से पहले मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. लेट्स सपोज, लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे जाके एग्ज़ाम देना है. ओके, मेरा एग्ज़ाम है कल एंड मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है. 2 महीने तैयारी करी है, 2 महीने पढ़ाई करी है, बट मुझे अंदर से लग रहा है ओह माय गॉड मैं कैसे दूंगी पेपर. एंड यू नो, कॉन्फिडेंस तब शेक होता है या तब लो वीक पड़ता है या अंडर कॉन्फिडेंस तब फील करते हैं जब हमें आउटकम से डर लग रहा हो या हम नेगेटिव आउटकम को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो. इट इज़ गुड टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सिचुएशन. एक सिचुएशन है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट हम रिजल्ट पे डिपेंडेंट होके जब उस सिचुएशन को, उसके आउटकम को अपने आप से एसोसिएट करने लगते हैं एंड कोई चीज़ होने से पहले ही वी जस्ट लैंड एट द कंक्लूजन एंड स्टार्ट थिंकिंग यू नो दैट इट विल अफेक्ट अस और हैम्पर अस, वहाँ पर कॉन्फिडेंस शेक करता है. सो हमें आउटकम से, जैसे गीता में भी लिखा है कि वी हैव टू जस्ट पुट इन एफर्ट, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है. सिमिलरली कोई भी सिचुएशन अगर आप देखो किसी को करने से पहले आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या नेगेटिव हो रहे हो उस चीज़ के बारे में, देन हम आउटकम से ज़्यादा अटैच्ड हैं और लाइकली मे बी बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस और सिमिलर एक्सपीरियंसेस जहाँ हमने थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करा हो, वो सारे इमोशंस हमारे हिट करने लगते हैं. वो सारे इमोशंस सरफेस लेवल पे दोबारा से, जो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें है वो दोबारा से कॉन्शियसनेस में आने लगती है एंड दैट यू नो कॉजेज लो कॉन्फिडेंस. लो कॉन्फिडेंस गिव्स अस एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगा, राइट? सो एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है कि लेट्स जस्ट थिंक आई हैव एन एग्जाम टुमारो एंड आई एम वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट, मुझे डर लग रहा है. तो हमें सबसे पहले एड्रेस करना होगा कि जो मुझे थॉट आ रहा है एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज or anybody for that matter, as a student, let's forget psychology, as a student I have to think that what is the thing which is, you know, what thought is it which is causing me low confidence and is causing me stress and anxiety. Thought is I might fail in the exam, I might not do very good in the exam, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, राइट? सो हमें उस थॉट को ना पॉजिटिव आउटकम से चेंज करना है. आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट लुक, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, आई एम प्रिपेयर्ड एंड मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा. सो जो मेरा नेगेटिव थॉट है उसको मुझे एक पॉजिटिव थॉट के साथ फ्लिप करना है. Here as well, I have to present in the class. मेरी क्लास में एक प्रेजेंटेशन है. सेल्फ डाउट जो होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस शेक करता है. तो सेल्फ डाउट मुझे कहेगा कि आई एम गोइंग टू मेस दिस अप, मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, मैं खराब कर दूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी. वो हमारा सेल्फ डाउट है. यानी कि
हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, कितना वैल्यू कर रहे हैं, वहां पर सेल्फ डाउट आ रहा है, उसको मुझे कॉन्फिडेंस के साथ फ्लिप करना। नाउ दिस इज अ नेगेटिव थॉट। उस नेगेटिव थॉट को, जो मेरा कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, उसको मुझे एक पॉजिटिव थॉट के साथ चेंज करना है। नाउ पॉजिटिव थॉट विल बी कि मैंने तैयारी पूरी करी है, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, मैंने रिविजन किया है, एंड जो भी होगा आई विल हैंडल इट, मैं कर लूंगी, मैं एग्जाम दूंगी या मैं प्रेजेंटेशन दूंगी, एंड वॉट एवर what I can do, I have to see what is in my control. I can do theory, I can do my mehnat to score good, or to have a better presentation in the class. I can practice, and उसको मुझे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से फ्लिप करना है. Once we do that, suddenly we start feeling confident about it. So this example of confidence building is, next time whenever you are in a situation जहाँ आपको अपने ऊपर बहुत सेल्फ डाउट हो रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो दैट कैसे होगा, कैसे करूँगी, और डर लग रहा हो आउटकम से कि oh my God, how am I going to go in this situation and इसका रिजल्ट क्या रहेगा, क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. जब भी ऐसा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो, हमें उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के साथ चेंज करना है. Now let's talk about self domain के अंदर the psychology based inner work. Finally we are going to come to emotional intelligence. So emotional intelligence होता क्या है? Now whatever emotions we experience, let it sadness, anger, frustration, happiness, grief, जो भी इमोशंस होते हैं, हम उनको किस डेप्थ तक महसूस कर रहे हैं एंड उनसे ओवरकम कैसे कर रहे हैं. नाउ कोई सिचुएशन है जहाँ पर आई एम फीलिंग वेरी सैड, राइट? इट्स द सिचुएशन का आउटकम इज दैट आप उस सिचुएशन में बहुत सैड फील कर रहे हो. आपको इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन वुड बी उसकी इंटेंसिटी एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को वी कैन control it with our mind. Now emotions are something which has to be experienced, it's a feeling, but then being emotionally aware is what makes us emotionally intelligent. अपने emotions को पहले identify करना और अपने emotions को कितने लंबे stretch तक हमें उसको अपने आप को affect करने देना है, that is the role of emotional intelligence. Somebody who would be high on emotional intelligence will definitely feel emotions, all of us do, but people who are high on EI, emotional quotient, या फिर EQ जिसको हम कहते हैं, emotional intelligence, emotional quotient, जो लोग इस पे high होते हैं, they tend to not let emotions affect their natural physical environment, and they are able to recognize their emotions. वो अपने emotions को, तो first step of being emotionally intelligent is that you have to recognize your emotion. हर emotion का एक name है और उसको identify कर पाना. At times excuse me, at times we're just feeling a certain way और हमें पता नहीं चलता हम क्यों feel कर रहे हैं ऐसा, right? So वो इमोशन क्या सैडनेस है, क्या वो इमोशन ग्रीफ है, क्या वो एंगर है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन है, वी आर फीलिंग बैड बट वी डोंट नो व्हाई वी आर फीलिंग बैड. सो दैट इमोशन has to be identified first. People who are high on emotional intelligence will be able to identify their emotion first. वो पहचान पाएंगे कि ये emotion क्या है. So the first step towards being emotionally intelligent is आपको अपने emotion को identify करना है, आपको recognize करना है. देन आपको इस इमोशन को मैनेज करना है कि अब ओके, आई एम फीलिंग सैड, नाउ हाउ कैन आई एक्सक्यूज मी, उस इमोशन की जो सैडनेस है वो किस इंटेंसिटी से मुझे फील करना है. वी डोंट हैव टू रन अवे विद आवर इमोशंस, बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू not experience a certain emotions which we have, if we try and ignore it, maybe I'm feeling sad and I would think कि मुझे सैडनेस हो रही है, तो मैं I will do something else. I will engage myself in different activity, I will ignore the emotion, I'll do something else. So deep down हम उस emotion को suppress किए जा रहे हैं, हम उस emotion को दबाए जा रहे हैं. Let's suppose somebody had a breakup, okay? A very common scenario and situation. Somebody had a breakup and they tend to suppress that feeling कि okay, I broke up,
and they tend to look for other things to do. That okay, मेरे को अपनी life में इस situation के बारे में सोचना ही नहीं है. Rather, I would engage myself in some other activity. I'll join sports. I'll do other stuff. So जब आप उस इमोशन को सप्रेस करते हो, फॉर द टाइम बिंग इट विल गिव यू रिलीफ. कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ाई में लग जाते हैं एंड somebody would find a creative hobby. आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस इमोशन को दबा लोगे. But when something of similar intensity happens to you, then जो suppressed emotion है वो दोबारा से consciousness में आता है. So it is always better and advisable that whatever emotion you have, you first should acknowledge that, then you should feel it, and then once you're done feeling it, you should try and come out of it. आपको उसको महसूस करके इमोशन है वो आएगा और जाएगा. आपको डिसाइड करना है कि आपको वो इमोशन अपने पास कितनी देर तक रखना है. एंड अ वेरी गुड एक्टिविटी टू पास टफ इमोशंस लाइक sadness, grief, anger, frustration is let them come to you, feel them, decide a timeline, see what you can do about it. Is there something you can change? Is there something which is under your control? You need to let the emotion make you feel the intensity of it. That makes you more self-aware and more self-reliable. And once you experience that emotion, it will pass by. At times there are situations somebody wants to, they're feeling very low and बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि once we cry we feel better, which is actually a very good thing. And I think crying also helps you to heal your emotion. कोई situation आई जहाँ मुझे बहुत low feel हो रहा है, I'm not feeling good, I'm not able to process it, and there are 2 ways to deal it. Either I ignore it, I keep it for later, or I sit with my emotion, let the emotion come to me, I cry about it, I will sit in sadness, I will I'll be kind to myself, I will let the emotion grab me, and then once there would be a timeline of a certain time period, can be a day or 2, you have to take that charge that for how long you let that situation affect you, and once that is done, that emotion will pass by. At times when feeling low, you feel like crying, you cry, and after 15-20 minutes, 30 minutes at max, you feel better after crying because वो emotion आया था, आपने experience किया और वो चला गया. Now similarly, somebody who will not experience that emotion, they will keep feeling low, and then that emotion might come again 1 day later, 2 days later, or that emotion can be a constant feeling which might end up giving you anxiety. उस इमोशन को जब भी वो आपके दिमाग में आएगा एंड आपका दिमाग ना कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा है उसको इग्नोर करने का उस इमोशन को. सो व्हेन यू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू नॉट लुक एट अ थिंग, उस बारे में नहीं सोचना है, नहीं जानना है, नहीं करना है, उस सिचुएशन को नहीं आई हैव टू प्रोसेस इन माई हेड. हम जितना उस चीज से भागते हैं ना, सबकॉन्शियसली माई माइंड इज more active to do that, right? Let's just say if I tell you to not think about a pink elephant, right? The first thing your mind would do, you start thinking about a pink elephant. आपका दिमाग एकदम मैंने बोला नहीं, पिंक एलिफेंट के बारे में कोई नहीं सोचेगा, बट हमारा दिमाग एकदम से एक इमेज इमेजिन करेगा जहाँ एलिफेंट पिंक होगा, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. दैट्स हाउ हम जिस चीज़ को जितना मेंटल कॉग्निशन से दबाना चाहेंगे वो उतना सबकॉन्शियसली सरफेस करेगा. We have to be able to recognize our emotion, manage our emotion, and respond accordingly. That makes us an emotionally intelligent person. Now, people who are emotionally intelligent definitely will have better relationships at work, family, colleagues, office, college, everywhere, because they are aware of their emotions and they will be able to empathize more with the other person's emotion. Now, if you see you have a friend or you're in a class and something happens wherein you know the other person is not feeling really good, you will be able to empathize more, right? आप उनके साथ ज़्यादा empathize कर पाओगे because you understand that emotion and you understand that how they're actually feeling. And अगर आप emotionally intelligent होगे, that makes you recognize the emotion
helps you to deal with it and helps you to manage that, not for just yourself but for your near and dear ones also. And people who are high on emotional intelligence would also be, they will be great at managing stressful situation. Now कोई भी stressful situation में, if you land up in a stressful situation, ऐसा environment है कि surprise test हो गया, let's suppose there's a teacher came in the class and she said today is going to be a surprise test. Now एकदम से वो stress वाली जो feeling in the class would be, right? Somebody would panic. There will be children who would, the kids would start panicking. Somebody who would know all the answers, is well prepared, is generally a good scorer in the class, despite them being having everything around, they would be panicking, they would feel anxious, they'll feel stressed. Now you have to talk to yourself, and self image and self esteem wale situation pe we'll have to start. So all of these situations are interlinked, right? Self image, self esteem, your confidence, emotional intelligence, ये सारी चीज आपस में सब रिलेटेड है. ये सब जितना हाई होंगे उतना कॉन्फिडेंट योर पर्सनालिटी वुड बी, राइट? Then they'll have great stress management skills. And yeah, we were back on the topic that the example के क्लास में टेस्ट रख दिया, कुछ लोग पैनिक करेंगे, सब आते हुए भी पैनिक करेंगे. बट जो इमोशनली इंटेलिजेंट बंदे या लड़कियां होंगी, वो सिचुएशन में जो इमोशन आ रहा है, they'll feel it, they'll experience it, they'll डिसाइड द टाइमलाइन कि अगर मैं ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट या पैनिक करूंगी, मुझे जितना आता होगा ना, मैं उतना भी नहीं कर पाऊंगी. यू हैव टू इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आई माइट एंड अप स्कोरिंग बैड, ओके. आई माइट फेल इन द टेस्ट, ओके. घर पर डांट पड़ेगी, ओके. बट इफ आई स्टे एंग्शियस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, मुझे जितना आता होगा मैं उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. So very important is that अभी के लिए मैं emotionally intelligent person would sideline every other emotion they are feeling and would focus highly on what can I do to perform better. So they'll take 4-5 deep breaths or just calm themselves and think, collect all the information they have. Either you can panic or you can prepare yourself to perform better. So emotionally intelligent people would have better relationships, they'll be able to manage stress better, and higher chances of success at interviews, jobs, and social settings. Right? Now, social anxiety and self-acceptance. Social anxiety is basically सोशल सेटिंग्स में होने से एंजाइटी होना, राइट? एंड अ कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग जज्ड. हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई टॉकिंग, हाउ विल द अदर पर्सन परसीव मी. सोसाइटियल प्रेशर या सोसाइटी की नेचुरल सेटिंग से जब आप किसी सोशल एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करना, वहाँ पर डर होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, that is called social anxiety. Now, there are techniques from cognitive behavior theory which we apply here to understand. Basically, social anxiety हो क्यों रही है? Why are we feeling underconfident? We'll have to dig it deep down and understand कि social anxiety किसी individual को हो रही है, तो there would be subconscious mind में कुछ hidden experiences which would have happened जो उस anxiety को trigger करते हैं. So cognitive behavior therapy helps us to reach that root cause के social anxiety हो क्यों रही है. And थोड़ी बहुत social anxiety होना is very natural. Like just now I am taking a lecture right now. You have to be on a stage, on a podium, present yourself, have a talking session. All of us feel anxious. Even while I was coming, I was just starting my presentation, I had a pinch of heavy heart, and it's very natural to have it, because no matter you be on
platforms 100 times in a year. You go to colleges, you talk about sessions, you talk to people on a daily basis. You be on a stage where 100 people are listening to you, 500 people are listening to you, or 10 people are listening to you. Every time you're trying to present something, there would be certain level of anxiety. So having social anxiety would be absolutely normal, but it should not be that much that you're not able to perform only, and you need to know how to control it. So even before I was presenting a lecture, I was feeling a little a nervousness, a little bit of nervousness, but once you start doing it, within 5-10 seconds or 30 seconds, max a minute for some people, it just goes, because then you build that momentum of doing your things, and then things starts to get in a flow. Then you forget about the other things which are happening around, right? And which is very important. So having social anxiety is not bad. All of us have it, but then how do we deal with that is for how long we let it affect us really identifies and really explains about our own personality. Then comes self acceptance. हम अपने आप को कितना accept करते हैं for who we are. Self image is how do we see ourselves, and self acceptance is all of us have certain good things, bad things, things we excel at, things we fail at. We all have things about our own selves, right? How do we see them, and हम उनके बारे में कितना अवेयर हैं और अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस. नाउ सेल्फ एक्सेप्टेंस शुड अ पर्सन शुड ऑलवेज have certain level of self acceptance, because everyone has flaws, everyone has weaknesses, everyone has strengths, everyone has their own positive and negative traits. हमें उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक्सेप्ट करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. इफ एनीबडी वांट्स टू हैव अ पर्सनालिटी व्हिच इज well developed and they want to work in the direction of career development, personality development, हमें पहले अपने flaws को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करना होगा, और उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअली हमारे स्ट्रेंथ्स एंड हमारे सेटबैक्स, हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों चीज़ के बारे में वील हैव टू नो फर्स्ट, एंड वील हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ कि ये है. फर्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस. जब तक सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होगी किसी सिचुएशन को लेके, यू कैन नॉट इम्प्रूव ऑन दैट. लेट्स सपोज somebody comes and says somebody is in a problem and they say कि I feel very underconfident, right? So firstly they're aware that they feel underconfident. Now the second step is they have the self acceptance that yes, I am somebody who feel underconfident in such a situation or in certain situations. So that acceptance has to be there. Only then comes improvement. जब तक आप किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो इम्प्रूवमेंट कब आएगा? इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब आप ऑलरेडी जो हो उस चीज को एक्सेप्ट करो, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग ऑन दैट, राइट? नाउ until now we have done the inner based psychology work. Now we are going to do the outer way of how we look, how we present ourselves. अभी तक हम अपनी इंटरनल इमेज, सेल्फ एस्टीम, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल एंजाइटी, सोशल एक्सेप्टेंस, सब जो हमारे दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, अंदर से मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, जब मैं उन चीज़ों पे काम कर लूँगी, उसके बाद हम आते हैं कि हम बाहर से कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, या हाउ वी कैन बी अ बेटर पर्सन, right? So we're going to cover a few topics here. That would be power of first impression, then grooming, basic grooming and hygiene, then dressing smartly. Power of first impression. Now जहाँ से हमने presentation को start किया था, we are again coming to the same topic, that first impression का क्या power है. When somebody notices you, पहले वो क्या चीज़ें होती है जो वो आपके बारे में नोटिस करता है? आपका posture कैसा है, how you are standing, how you are sitting, how alert you are to the situation,
or how alert you are while you're meeting somebody new. Your eye contact, आपने दूसरे के साथ आई कांटेक्ट कैसा करा है, आप शाय हो, आप कॉन्फिडेंट हो. Then comes facial expressions. कुछ लोगों से एकदम मिलके ही ऐसा डर लगता है इनसे बात करें ना करें, ये कुछ बोल तो नहीं देंगे. या कुछ लोगों के facial expressions ऐसे होते हैं that you feel very comfortable around them. So what facial expressions also a person hold, we notice that. Then comes grooming and appearance. कोई दिख कैसा रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं, कपड़े आयरन हैं, कपड़े नीट हैं, और it's not about wearing heavy brands or something, but it's about आप जो भी कपड़े आपने पहने हैं वो कितने आपके बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आप क्या वो कपड़े साफ हैं, प्रेस हुए हुए हैं, क्या कॉलर ठीक है, कोई कुछ कपड़ा तो नहीं मुड़ा हुआ, आप शैबी तो नहीं लग रहे हो. सो आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप कितने क्लीन, प्रेजेंटेबल और अप्रोप्रिएट लग रहे हो, दैट ऑल कम्स इन ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस. देन एनर्जी. आप किसी को देखते हो, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट, व्हेन आई मीट समबडी न्यू, after noticing couple of things, I think first would be their body language to me, how they're standing, how they are looking, and then very important would be their energy. When somebody is around you, how do you feel being around them highly speaks about their personality. And within 10-15 seconds, these are the things which people instantly notice about you. कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप enthusiastic हो या फिर आप unsure हो या little laid back हो, आपकी एनर्जी कैसी है, that comes in your instantly noticeable things. Then if you're talking to somebody, आपकी tone कैसी है, how you're starting a conversation, are you polite, are you what kind of tone is it, are you aggressive, are your facial expressions and your tone is little authoritative, or you more friendly. So that tone also people tend to notice about you. So these are the first few basic things people notice. Then there would be, I will come to this slide first, which is dressing smartly. राइट, जब सब सारी चीज़ें आपने इनिशियली किसी के बारे में नोटिस कर ली, एंड थिंग्स वी कैन डू हियर वुड बी, हम कॉन्फिडेंट पोस्चर रख सकते हैं. वी शुड हैव ऑलवेज एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन वी आर स्पीकिंग विद. फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी calm and friendly. Then people should feel approachable to you. किसी को आपसे बात करने में आने में डर नहीं महसूस होना चाहिए. They should feel that the other person is approachable. That approach if you have for someone, that really works in favor. Grooming, you should always have presentable, nice, well dressed clothing style which appears very neat and calm. And इसी का ही dynamics है जो भी next slide we're going to go and see, that would be how do you smart dressly. So this would be one thing I will be doing in detail. Then energy, आपकी energy कैसी है, आप कितने enthusiastic हो, कितना excited feel कर रहे हो, that. Now comes, let's talk about dressing smartly. Personal style decoding. Now here we have used the color psychology. किस color का क्या मतलब होता है, right? Every color has a meaning. Every color gives certain message. Now we will try and implement what colors do we actually wear and what color is good for which occasion. किस कलर से क्या मैसेज जाता है और वो कब पहनना सबसे अच्छा है, right? So if we talk about the color blue gives a message of calmness. Blue color है, पानी को देखते हैं तो calm, cold and depth feel होती है, right? So this color, blue color, message देता है that it builds trust, it is calming and it is very professional color also. ये इसका message है and ये best है for interviews and formal discussions. Like this, I am also wearing blue today. Not that I planned to wear blue, but it just so happened. So blue is best for formal discussions and interviews, and it gives the message of trust, calm and professionalism. Then comes black. Now black is a very powerful color. Black gives the impression of
the message of power and seriousness. And it is best for formal events and presentations, जहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ you want all your energy to be given and delivered, therein color black really works as a very powerful color, and it's gives a very serious appeal to your personality. Then comes color white. Now हम किसी भी white चीज को देखते हैं, white is again very calm, clean, and you would see white doctors जैसे पहनते हैं, so it is very neat, clear. So when you're wearing white, it gives the message of clarity, and it gives the message of neatness, and good for your interviews again, your everyday wear, and just like doctors wear, so it gives the message of clarity and neatness, clarity of thought, and how neat you are. That all, because white is a difficult color to maintain. And then when you're going to a doctor, let's suppose doctor is doing a surgery or an operations, right? If their coat is not neat and tidy, you would not feel very secure to get the surgery done. So white gives a message of neatness, and that there is clarity of thoughts in the other person's head. So white is again a very calming color. Then comes pastels. Now these colors are quite in trend these days, and they're very friendly and approachable. You would see a lot of weddings and lot of functions, lot of birthday celebrations, जहाँ पूरा theme ही like pastels is a very friendly color, right? And it is very good for day events, group events. शादियों में आजकल पूरा concept ही groom and family and decor is all pastels. Even if you go to birthday parties and events, आजकल pastel is quite in trend, because pastel gives a message of being friendly, and that you're open, you are open for discussions, open for new things, and you're an approachable person. Pastels give that message. Then comes beige and nude, right? Now this is a very balanced and grounded color. As the color itself suggests, beige and nude colors are very earthy colors. So earth as an element is very balanced and grounded wala feeling deta hai. The message is very balanced and grounded when it comes to color beige and nude, and it is very good for formal events, right? And interviews again. So interviews ke so many colors I've taken, because white, beige, nude, blue, these are very common colors which we all have in our wardrobes, and कहाँ किस color को पहनना है, that also depicts a very important message, right? हमें क्या कलर अवॉइड करने चाहिए पहनने, स्पेशली इफ वी आर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, एंड if you are in a setting where we have to present ourselves. If you're going out with friends, that's fine. If you're going in a gathering, that's also fine. But then if you're in a formal settings, तो जो colors and चीज़ें हमें avoid करनी चाहिए would be loud prints. Now prints can be anything, कुछ भी print, कुछ branded t-shirts and shirts होते हैं जिनके बड़े बड़े prints are there on the chest, and big logos and marks. So we should avoid wearing big prints. We should avoid wearing any print for that matter. Printed चीज़ें avoid करनी चाहिए. Bright colors like neon, pink, green, very colorful, भड़कीले चीज़ें जो आपको लगे वो भी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए पहननी. एंड ग्लिटरी, शिमरी, like कितना weird लगेगा if you're going to an interview and somebody, let's suppose you're going to an interview and there you see someone who's dressed in a glittery, shimmery dress. Like it gives a very unprofessional image. It looks like a party cloth. It's inappropriate for the cause you are going. Let's suppose I came here, I would have been wearing a very shimmery dress, a very poppy, colorful, bright, affecting the eye sort of a color. It would not give a very solid personality of me. Had it been वही कपड़े मैं कहीं और पहन के जाऊँ, कहीं कैफे रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहाँ या किसी function में जाऊँ, वहाँ that would look good. I would stand out differently, but not in a professional setting. So things one should avoid is wearing neon, loud prints and glitter, and the worst for academics or formal settings में बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए. Then comes basic grooming and hygiene. जब भी हम, now this slide is basically made for students who are
सिटिंग इन कॉलेज इंटरव्यूज एंड कॉलेज इन्वायरमेंट, या फिर प्लेसमेंट सेल में हुए, या फिर कहीं पे भी आप प्रोफेशनली, बहुत सारे लोग आप में से अभी इंटरव्यूज इन कॉलेजेस के इंटरव्यूज for higher studies, for jobs, you guys will go. So basic things that you should do and you should not do. So this slide focuses on that. Do's में would be that you should look fresh and neat, and you should have a fresh breath. आप जब भी किसी इंटरव्यू सेटिंग्स में जा रहे हो, फॉर्मल सेटिंग्स में जा रहे हो, तो your mouth should always smell good, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थोड़ी देर पहले अनियंस खाई हैं या आपने कुछ बहुत हैवी खाया है एंड यू स्मेलिंग, राइट? दैट शुड नॉट बी द केस. या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के जा रहे हो, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी द केस. सो लेट्स जस्ट डिस्कस वन बाय वन क्या हमें करना चाहिए एंड क्या हमें नहीं करना चाहिए. आई स्टार्ट विद द थिंग्स वी शुड डू. वी शुड लुक फ्रेश एंड नीट. You should always your breath should always be fresh. It should not be stinking. You should dress appropriately, just like अभी हमने color psychology को use करके colors depict किए. Similarly, basic simple hygiene we have to maintain. आपके कपड़े iron होने चाहिए, clean होने चाहिए, nicely tuck होने चाहिए. Not that आपने loosely एक पैंट पहन ली एंड टी शर्ट पहन ली, not tucked it in. That would look very unprofessional and shabby. So you should dress appropriately. Requirement क्या है उस basic hygiene, we have to make sure that we are carrying products for our basic hygiene, which could be a hand wash, which could be a hand sanitizer. If you are going for an interview and then we have to use the washroom, we should not be dependent on क्या चीज़ें हमें उधर available होंगी. Basic hygiene की चीज़ें हमें अपने साथ हमेशा खुद से carry करनी चाहिए. Then comes maintain natural sense level. Even if when we are going to meet somebody, you should not be wearing a very strong perfume and you should not be stinking at the same time, right? ऐसा नहीं होना चाहिए that आपके अंदर से स्मेल आ रही है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया. सो वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल व्हेन व्हाट sort of fragrance, and it should not be very fruity, cakey, very rosy. It should be very mild fragrance, and it should be a fragrance should be that the other person also feels comfortable and pleasant, right? Now we come to the don'ts. You should not show up with a sweaty face where your face is oily, your hair are not tied properly, you are dressed shabbily, and your smell, your mouth is smelling, your breath is not fresh. Then you're wearing crumbled up casual कपड़े आपने पहने हैं, sleeves fold की है, बहुत ही unprofessional मैसेज देता है वो. Then दूसरों से सामान मांगना कि आपके पास कुछ भी आपको सामान चाहिए, आपके पास खुद नहीं है, but then you're asking other people. That also gives a very wrong impression, right? And then of course बहुत strong perfumes लगाना या फिर hair spray, बाल वाल set काफ़ी करके जाना, that also doesn't look very professional. So yes, these were the 3 things which we really focused on. Power of first impression. लोग first 10 seconds में आपको देखते हैं तो क्या notice करते हैं. Then basic grooming and hygiene, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And dressing smartly. Color psychology को use करके what colors are good for what settings and हमें उन्हें कहाँ पहनना appropriate है. Now we have covered 3 topics में से हमारा पूरा session was divided into 3 sections. First was inner based psychology work, second was outer based. पहले हमने internal काम किया, internal अपने दिमाग पे काम किया, फिर हमने बाहर हमारी पर्सनालिटी पे काम किया, हम दिख कैसे रहे हैं, प्रेजेंट कैसे करना है. Now हम काम करेंगे the third aspect of the lecture, the third section of the lecture is हमारा इतना portion, the face, the first when you interact with somebody, body comes later but your face comes first. The person would first see your face and then
You know, the first 2 seconds would be your face, and then the attention would go on the entire body. First, 1 to 2 seconds would be just the entire attention would be focused on your face. So, आपका face should also be nicely done. And you know, I'm not saying that you should put a lot of makeup, but at the same time, basic हाइजीन बोलूंगी मैं उसको, बेसिक प्रेजेंटेशन बोलूंगी कि जो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. नाउ मेकअप इज नॉट, makeup or grooming is not something which you know, people confuse it about a lot कि makeup किया है, and why do somebody do a lot of makeup. I think certain level of, you know, makeup gives you an idea of self love, that आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रख रहे हो. बेसिक थिंग्स, इट कैन बी अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस, इट कैन बी अप्लाइंग स्किन केयर के सीरम्स हो गए, या फिर सनस्क्रीन हो गई. आई वुड सजेस्ट, सिंस वी आर ऑल इन कॉलेज एंड हम लोग इतना धूप में ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, हर किसी को, एवरी पर्सन, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, शुड यूज an SPF, a sunscreen लगाना बहुत ज़रूरी है. And I think this is the right stage also, right age also, that you should make it a habit. Sunscreen छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों को लगाने चाहिए, because the kind of area we stay in northern part of the country, it's actually very hot, right? And irrespective सर्दियाँ हो या गर्मी, एक tinted moisturizer अगर आप लगाना चाहो एज गर्ल्स, जो आपका मेकअप का भी काम करे, थोड़ा सा टच अप एंड वो भी दे, दैट इज फाइन. अदरवाइज एक सनस्क्रीन तो इज अ मस्ट हैव. अ लिप बाम, you know, at times we see students who have good academics and they're dressed up nicely, and they're good with their mental thing, and they're good with their physical appearance, but then when you talk to them you would realize कि उन्होंने बाल अच्छे से नहीं बनाए, कपड़े वपड़े सब अच्छे से पहने, बट बाल अच्छे से नहीं कोम हो रखे हैं, ठीक है, अनटाइडी स्ट्रैंड्स है, ऐसा बहुत अपीलिंग नहीं लग रहा है फेस, क्योंकि बाल अच्छे से नहीं बनाया. अच्छे से नाइसली कोम करते तो पर्सनालिटी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एंड, यू नो, अप्रोचेबल, एंड द पर्सन लुक्स नेचुरली मोर चार्मिंग. एंड फेस पे ड्राइनेस है, लिप्स आर चैपी, ऐसे ड्राई स्किन है लिप्स की, जैसे बेसिक हाइजीन, आई थिंक दिस ऑल कम्स अंडर हाइजीन ओनली, विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट? So, few 5 things if I have to tell college students which they should be using would be applying moisturizer, doing their hair nicely, then having a sunscreen. They have to put at least SPF 50 sunscreen if you're going out, and it doesn't matter if it's summers or if it's winters. It has to be an SPF irrespective. अगर आप sun में भी नहीं हो, even then there has to be a sunscreen which gives you protection under sun. It helps you to fight with UV rays, and it helps you to take care of yourself. It reduces the time span of wrinkles जब आते हैं आपको later in your 30-35 age when you reach that. अगर आप already 20-25 की age से sunscreen as a regular habit लगा रहे हो, तो chances of getting wrinkles will be, you know, they will reduce their timeline. So sun से, sun exposure से भी आपका बहुत harm होता है skin. And 5 things, I'll come back to that. First would be having a moisturizer. Your hair should be nicely combed. You should use a SPF 50 sunscreen. Then you should always have a decent smelling perfume with you. Maybe a talcum would do, or a perfume would do. And 5th would be a lip balm. So that's all we have for today's session, and I hope this session really helps you to feel confident, to present yourself with utmost authenticity, and you feel more energized, more confident within your own self, not just internally, not just externally, but it's a combination of how you feel within and how you carry yourself in a social setting, or when you're meeting somebody next time. You must feel more confident, not in just in your head, but in your mindset, in your personality, and in your presence. Thank you.